वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो कि बेस्ड है ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब तक चैप्टर 5 में हमने क्या क्या सीखा? हमने हर तरह की डिफ्रेंसिएशन सीख ली। हमने डिफ्रेंसिएशन को बिल्कुल मास्टर कर लिया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स की डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, और लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन हो गई, एक्सपोनेंशियल डिफ्रेंसिएशन हो गई, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, बहुत कुछ हमने सीख लिया है। तो अब देखना ये है कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, ये डेरिवेटिव्स का हम करें क्या, कहाँ यूज़ करें इन डेरिवेटिव्स को। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जिनमें से मेजर क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ हम निकाल सकते हैं, हम टेंजेंट निकाल सकते हैं कर्व का, मतलब स्लोप निकाल सकते हैं हम कर्व का, और हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं किसी भी कर्व का, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो 6.1 एक्सरसाइज है, इसमें हम सीखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ कि डेरिवेटिव्स का यूज़ हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ निकालने में कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हम स्टार्टिंग से ही क्या कहते आ रहे हैं कि dy ओवर dx का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y कोई क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रही है, और वो किस तरह से चेंज कर रही है x के चेंज होने पे, ये हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट का एग्जाम्पल हमने पहले भी दे लिया हुआ है। आपकी हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। मतलब कि आपकी हाइट टाइम के साथ साथ बढ़ ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप छोटे हो गए 5 साल के बाद, नहीं, आपकी हाइट चेंज हुई जा रही है, बढ़ रही है। अप टू एज 20 अगर हम देखें तो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, ऐसे लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब वो कितनी रेशो से इंक्रीज हो रही है वो भी हम पता कर सकते हैं, मतलब किस क्वांटिटी से इंक्रीज हो रही है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, आप कहीं पे चल रहे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि आप कितना डिस्प्लेस हो रहे हो, कितना आप अपनी इनिशियल जगह से यहाँ से लेकर यहाँ तक चले, तो कितना आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, ये हम देखते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं बलून का। अगर आप एक बलून, एक गुब्बारा फुला रहे हो, ठीक है, तो उसका रेडियस भी तो चेंज हो रहा है। आप अभी पहले बलून इतना सा था, अब फुला रहे हो तो रेडियस उसका चेंज होता गया। तो वो रेडियस भी क्या है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चंस में देखेंगे हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये सबसे मेजर एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है, तो वो चेंज हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं कि एक्स नॉट, किसी पॉइंट एक्स नॉट पे हमारे एक्स कैसे चेंज हो रहा है। एक्स जब एक्स नॉट है तो ये चीज़, ये क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। इस चीज़ का और अच्छे से आइडिया ना आपको क्वेश्चंस करके आएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो विद एग्जांपल्स आपको थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाऊंगी ये चीज़। फर्दर अब अगर देखो एक्स और वाई, अभी तक तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब अगर x विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज हो रहा है, y विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज हो रहा है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि x और y एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना। वो भी हम निकाल सकते हैं। इस पे भी हमने देखा था, इस पे हमने एक एक्सरसाइज भी सॉल्व किया 5th चैप्टर में। तो ये
अलग अलग से हम उसका dy/dx को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ही मज़ेदार सी है इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की, वो ये है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपका कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है, हमने निकाल लिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके dy/dx निकाल दिया और हमारे पास वो आ गया पॉजिटिव नंबर, मतलब +7 आ गया, +3 आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y इंक्रीज कर रही है, x के चेंज होने के साथ y इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप हाइट ले लो, ठीक है, हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब कि हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। और अगर नेगेटिव आई, x इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और हाइट, ये चीज़ अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये नेगेटिव आती है, मान लो -7 आ गया, तो मतलब कि हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल आप गिलास में पानी ले लो, ठीक है, तो उसमें अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा आसपास के क्लाइमेट का तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वो वहीं का वहीं नहीं रहेगा। तो हाइट क्या है पानी की, वो चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 7 दिन बाद फॉर एग्जांपल वो उसकी हाइट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्वेश्चंस में भी यूज़ होती है और वैसे ही आपको जनरली पता भी होनी चाहिए। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जब हम ये क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो मैं आपके साथ काफ़ी सारी ट्रिक्स शेयर करूँगी, आपको पता चलता रहेगा जब जब मैं बताती रहूँगी आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आप किस तरह से ध्यान रख सकते हो। साथ ही साथ एक जनरल फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है और उसका जो आंसर का सोल्यूशन होता है ना, उसकी अप्रोच कैसी होती है। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब यहाँ पर क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज पूछा है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, कब, when r is equals to 6 centimeter and r is equals to 4 centimeter, when r is equals to 3 centimeter पे निकालना है and when r is equals to 4 centimeter पे निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे को फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो अब जनरली इन क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या रहता है कि आपको कोई चीज़ गिवन होगी, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, ए क्या चीज़ है आपको पहले बताना तो पड़ेगा। आप डायरेक्टली dA/dr लिखोगे तो क्या पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप ए से क्या डिनोट कर रहे हो। तो जो भी चीज़ आप लिखो उसको पहले डिफाइन कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, डिफाइन द वेरिएबल्स, डिफाइन द टर्म्स, सारी की सारी टर्म्स आपने डिफाइन कर देनी है कि भाई ए हमारा जो है वो एरिया को डिनोट कर रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जो भी चीज़ें गिवन है ना क्वेश्चन में, जो भी चीज़ें गिवन है वो आप लिख दो कि हमारे पास ये चीज़ें गिवन है। इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, बट आगे क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ये स्टेप बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि जो रेट ऑफ चेंज पूछा है, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज पूछा है वो आपने कैलकुलेट कर देना है। मतलब कि कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज, dy/dx लिख लेती हूँ यहाँ पर इन जनरल, पर यहाँ पर dA/dr है, जैसे फॉर एग्जांपल dA/dr है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कैलकुलेट करके आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब हमने रेट ऑफ चेंज भी कैलकुलेट कर लिया, पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो निकालना है, जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगी, से यहाँ पर 2πr आ गया, तो हमने वो वैल्यू, जैसे r इक्वल टू 3 पे हमें निकालना है तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है इसमें।
फिर वो क्या निकल जाएगा हमारा, देख पा रहे होंगे आप कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो हमारी चीज़ निकल जाएगी और वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जो 4 मेन स्टेप्स है, इस तरह से यही पूरे एक्सरसाइज, थ्रू आउट एक्सरसाइज या फिर जहाँ पे भी आप इस तरह के क्वेश्चंस एनकाउंटर करो वहाँ पे आप देख सकते हो। पहले टर्म्स डिफाइन कर दो, बता दो कि हाँ ए से मैं ये डिनोट कर रहा हूँ, एक्स से मैं हाइट डिनोट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद गिवन जो भी टर्म्स गिवन है, जो भी चीज़ें गिवन है, सब लिख दो, कैलकुलेट कर दो फिर रेट ऑफ चेंज, और उसके बाद कुछ मतलब जनरली यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन करनी है टर्म्स यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, सबसे फॉरमोस्ट चीज़ कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में ना क्वेश्चन को इमेजिन कर लेना है। क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, इमेजिन कर लो कि सर्कल दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका एरिया चेंज हो रहा है, इसका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है रेडियस के चेंज होने से। रेडियस अगर मैं बढ़ा दूं या रेडियस मैं घटा दूं तो उसके चेंज होने से एरिया चेंज हो रहा है सर्कल का, तो वो कितने रेट से चेंज हो रहा है वो हमारे को पूछा है। ठीक है, तो DA/DR हमारे को निकालना है। ये चीज़, जो चीज़ निकालनी है ना, वो पहले आप माइंड में रख लो, साइड में एक लाइन ड्रॉ करके चाहे लिख लेना या पहले यही चीज़ लिख लेना, उसके बाद वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए एक लाइन छोड़ देना, पर आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो करेंगे और आगे के क्वेश्चंस हम फास्ट करेंगे। तो चलो पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये वेरिएबल लेना पड़ रहा है हमको, ये एक न्यू टर्म है आर, तो पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस है, स्टिल हम लिख लेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो आप यहाँ पर देखो मैंने ये डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, राइट, आर रेडियस है। तो नाउ क्या चेंज करना है, क्या कैलकुलेट करना है, गिवन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेट करना है dy/dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये लाइन लिख लेते हैं हियर, ये मैंने लिख लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r क्या है, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस r के, DA/dr। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, DA/dr जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, D/dr, एरिया क्या है, πr² होता है सर्कल का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पाई तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, वैसे भी ये कांस्टेंट है, एंड r² का क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ही सिमिलर है dx² के, इस टाइप की सिचुएशन बन रही है ना, बस वेरिएबल अलग है। dx² का क्या होता था, 2x होता था, तो इसका भी सिमिलरली 2r। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x और y की जगह ना डिफरेंट वेरिएबल्स आप यूज़ करना सीख जाओगे। ठीक है, तो 2πr, ये आ गया रेट ऑफ चेंज विद रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आपका रेडियस। अब एट पॉइंट क्या क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर पे निकालो और 4 सेंटीमीटर पे निकालो। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी होगी, इसके यूनिट्स भी आएंगे। अब हम खाली नंबर्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कहा ना, तो अब हम यहाँ पर यूनिट्स में बात करना स्टार्ट करेंगे, तो इनके कुछ यूनिट्स भी आने लगेंगे। यहाँ पे देखो, when r is equals to 3 सेंटीमीटर, r 3 सेंटीमीटर पे कैसे निकालने वाले हैं हम, r पुट कर देंगे सिंपली, ये इक्वेशन 1 मान लो, तो पुटिंग r is equals to 3 इन इक्वेशन 1, तो DA/dr जो है हमारे पास वो आ जाएगा किस पॉइंट पे, r is equals to 3 पे, इक्वल टू 2π, और r की जगह पर क्या है, 3 पुट करना है ना, तो 3 2 ज़ा 6π। ओके, अब इसके कुछ यूनिट्स भी आएंगे। ये कितना था, 3 सेंटीमीटर। अब यूनिट्स का जो
सिंपल सा फंडा है, जो ट्रिक है वो ये है कि आपने यूनिट्स के लिए इस चीज़ को देखना। एरिया का यूनिट क्या होगा, जब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर यूनिट। रेडियस का जो आपका यूनिट है वो क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपॉन में है तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे के सारे यूनिट्स लिखोगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है। नाउ बी, when r is equals to 4 centimeter, rate of change of area with respect to r is equals to 4 pi, r की जगह पे क्या पुट करना है, 4 सेंटीमीटर, 4, ठीक है। 4 4 = 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर 2 पाई था, 2 पाई r था, 2 4 = 8, ठीक है। ये आ गए हमारे दोनों के दोनों आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, क्योंकि आगे हम थोड़ा स्पीड पकड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो कैसा किया हमने सॉल्व। सबसे पहले हमने लिख दिया, डिफाइन कर दिए सारे के सारे वेरिएबल्स या फिर जो भी हमने टर्म्स यूज़ किए। फिर उसके बाद जो चीज़ रेट ऑफ चेंज निकालने को कहा था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। dA/dr हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने को बोला था उसके लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करते गए, ठीक है। ये आ गया हमारा, उससे हमारे आंसर्स निकल गए, जो जो पूछा था वो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या दिया दे रखा है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज तो कर रही है, पर विद, अब आप पूछोगे कि विद रिस्पेक्ट टू किसके इंक्रीज कर रही है, तो आप यहाँ पर इस यूनिट से पता लगा सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर सेकेंड, यानी कि टाइम इंक्रीज कर रही है। सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर रहा है, कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूनिट्स आपको काम आ गए, ठीक है, और इंक्रीजिंग टर्म भी आपको काम आ गई, क्योंकि हमको पता चल गया कि यहाँ पे प्लस साइन आएगा, अगर डिक्रीजिंग होता तो माइनस लगा देते। पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ दिस, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब गिवन हमने लिख लिया, और मैंने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले वो टर्म्स डिफाइन करनी है जो जो हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम हमने v क्या मान लिया, v यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ जो हमारा है क्यूब, ठीक है। अब हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि हमारा सरफेस एरिया, अगर मैं उसको एस से डिनोट करूं, सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी कर रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज, जब लेंथ ऑफ एज से लेंथ एक्स ले लेते हैं, एक्स जब हमारा है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो समझ आ गया ना क्या क्या हमें करना है फाइंड आउट, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है एग्जैक्टली हमारे को। तो जो गिवन है उसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। d/dt, वॉल्यूम मतलब कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, साइड ले लेते हैं x, x का क्यूब इक्वल टू 8 दिया हुआ है हमारे पास, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, सिंप्लीफाई, मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म में हमको लिख लेना है ये सब चीज़ें। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 8, साथ में dx/dx नहीं है ना, तो dx/dt बाय चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ से हम dx/dt लिख सकते हैं, कितना, 8,
3x² डिवाइड हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये हमको आगे कहीं ना कहीं काम आएगी। अब यहाँ पर देखो एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया x। x क्या है? लेंथ ऑफ एज ले लिए हमने, तो वो भी आपने लिख लेना है कि x बी द लेंथ ऑफ एज, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, ये हमने गिवन जो था वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। नाउ लेट s बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो s किसके इक्वल आ जाएगा? सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है? 6x² होता है, ठीक है, सभी साइड्स का एरिया मिला करके। तो हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज, ये निकालना है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लो जो निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ देखो, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। d/dt सरफेस एरिया है हमारे पास 6x² होता है क्यूब का सरफेस एरिया, एंड 6 तो कांस्टेंट है, x² विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करो तो ये आएगा 2x, साथ में अगेन x की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 × 12x dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी यहाँ पर, यहाँ से हमको dx/dt मिल गया था, तो वो हम पुट कर देंगे। 12x dx/dt है 8/3x²। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये पुट कर लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो भी चीज़ आप करो वो डिफाइन होनी चाहिए। 4 8 आ गया आपका 32, और एक x से एक x कैंसिल, तो 32/x। ये आ गया आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, किस पे पूछा है? व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, तो मतलब लेंथ ऑफ एज व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तब क्या है? देन रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू कितना आएगा? 32/x की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम? 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। 4 3 = 12, 4 8 = 8/3, साथ में यूनिट्स क्या आएंगे? ds/dt था ना ये, ds/dt एट किस पे? x इज इक्वल्स टू 12 पे। तो ds सरफेस एरिया की यूनिट सेंटीमीटर², क्योंकि सेंटीमीटर में ही है यहाँ पर भी, और टाइम पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया होगा, एक बार आप फिर से देख लो। और यहाँ पे साथ में लाइन, अब आप लाइन ऐड कर सकते हो सिंपली कि लेट v बी द वॉल्यूम एंड x बी द लेंथ ऑफ एज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, फिर गिवन जो था वो लिख दिया, और इसने हमारे को हेल्प भी की। कहाँ पर? जब हम रेट ऑफ चेंज, एक्चुअल रेट ऑफ चेंज जब हम निकालने लगे, उसमें हम यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ गई, तो इस टर्म को पुट करना ज़रूरी था, तो ये हमने पुट कर दी, और हमारे पास ये आ गया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया या चेंज ऑफ सरफेस एरिया, जो कि प्लस है, तो पता चल रहा है हमको कि इंक्रीज हो रहा है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर पे निकाल दिया, x में सिंपली 12 पुट कर दिया, और ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन पूछा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेडियस एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हमारे को वो रेट निकालना है जिसपे सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा है, कि कितनी रेट से एरिया इंक्रीज। रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एरिया भी बढ़ेगा ना। सर्कल का रेडियस बढ़ने का मतलब है सर्कल बड़ा बड़ा होना।
तो सर्कल के बड़े होते होते एरिया भी बढ़ेगा। तो किस रेट से वो बढ़ रहा है वो हमारे को फाइंड आउट करना है। मतलब कि हमारे को फाइंड आउट करना है रेट ऑफ विद विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू आप पूछोगे किसके, तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे देख पा रहे हो आप अपॉन में सेकंड है। सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे को फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे, एट टी एट रेडियस आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि रेडियस है हमारे पास दिया हुआ जो कि इंक्रीज कर रहा है। रेडियस हमारा इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो पर सेकेंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। अंडरस्टूड है ये चीज़। आर क्या है, रेडियस है, ये आप डिफाइन कर लो यहाँ पे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट स्टेप, ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता। तो अब हम फाइंड आउट जो करना है उस पर चलते हैं। देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिख लो, rate at which area of circle is increasing is equals to dA upon dt। तो dA upon dt निकाल लेते हैं अब। d over dt, एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हमें सबको पता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो, पाई कांस्टेंट है 3.14 होती है जिसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2r और साथ में विद रिस्पेक्ट टू टी है तो डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी क्या हमको पता है, हाँ हमें पता है, हमें गिवन था। तो ये 3 है, तो ये लिख लेते हैं 2 पाई आर इंटू 3, ये आ जाएगा 2 3 6 पाई आर। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये रेट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ना भी लिखना चाहो तो फाइनल आंसर में आप लिख देना जहाँ पर आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है क्या, हाँ पूछा है, 10 सेंटीमीटर जब रेडियस है तब पूछा है। तो देयरफॉर रेट, अगेन लिख लो, ये लिख लिया हमने 10 सेंटीमीटर। कैसे, ये रेट हमारे पास था, रेट 6 पाई आर की जगह पर सिंपली क्या पुट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पुटिंग आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इन इक्वेशन दिस। ठीक है, 6 10 60 पाई, साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल के यूनिट्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सारी के सारी पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था ताकि आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आए डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स जो हमने की है, जो डिफ्रेंसिएशन की है, उसकी एप्लीकेशन विजुअलाइज कर पाओ आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।